डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय 2 यानी कि पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा, किसान और नगर के विषय में है। यह आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। स्मरणीय बिंदु हैं कुछ, जैसे कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि उस समय की लिपियां हैं जब प्राकृत और पाली भाषाएं भारत में बोली जाती थी, जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, तो सम्राट अशोक, राजा अशोक चूँकि काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे हैं भारत के, तो वे अक्सर अभिलेख खुदवाया करते थे और उनमें कई बातें लिखी होती थी राजा अशोक के बारे में। जैसे कि एक अभिलेख में राजा अशोक को प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। तो जेम्स प्रिंसेप वो पहले विद्वान हैं जिन्होंने इन लिपियों का अध्ययन किया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, यानी कि एक ट्रांजिशन फेस माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास है। लोहे के बढ़ते प्रयोग, मतलब इस समय 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक लोहों का प्रयोग किया जाने लगा था, बढ़ा था। सिक्कों का प्रचलन भी इस समय था। लोहों और सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में। इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिनमें मगध प्रमुख था। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, बज्जी, अवंती आदि प्रमुख थे। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे? आप सभी जानते हैं कि मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था उस समय। तो मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो पहला था कि उपजाऊ भूमि थी, वहाँ पर फर्टाइल लैंड था। जहाँ पर भी भूमि उपजाऊ होगी वहाँ कृषि बड़े पैमाने पर की जाएगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा उस राज्य का। और जिस राज्य का कृषि उत्पादन बढ़ेगा उसके संसाधनों में वृद्धि होगी। तो ये एक प्रमुख कारण था कि मगध शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ भूमि थी। जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी वहाँ पर। अब कोई भी राज्य जहाँ पर हाथी अधिक होंगे, वहाँ पर क्या होगा कि हाथियों को सेना में सम्मिलित किया जाएगा और उससे राजा की शक्तियाँ बढ़ेंगी। लोहे की खादानें थी। जब लोहे की खादानों को ढूंढा गया, मगध में खोजा गया, क्योंकि खादानें थी तभी तो लोहे का प्रयोग होता था वहाँ पर। हल का प्रयोग पहली बार शुरू हुआ था उसी काल में। नदियों द्वारा यातायात होता था। अब नदियों द्वारा यातायात होने से, क्योंकि नदी एक केंद्र है, अब वहाँ से आप नावों के द्वारा, बोट्स के द्वारा किसी भी वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी वस्तु को आप भेज सकते हैं। तो उस दिशा में व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मगध। योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। अब जब आप महत्वाकांक्षी होंगे तो आप में कुछ अलग करने की प्रवृत्ति होगी। आप कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे। और एबल शासक थे, किंग थे वहाँ पे, मतलब स्किल्ड थे। तो जहाँ की शासक स्किल्ड होंगे वहाँ का डेवलपमेंट निश्चित रूप से होगा। सुरक्षित
राजधानियाँ थी, पोर्ट बनाए गए थे, फोर्ट किले बनाए गए थे जिससे राजधानियों को सुरक्षित करने की कोशिश की गई थी। नदियों द्वारा यातायात होता था, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। बौद्ध ग्रंथों से यह पता चलता है कि अशोक काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था। अगर हम एम्पायर की बात करें भारत में, तो जो मौर्यन एम्पायर था वो भारत का पहला एम्पायर था। पहली बार 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्रोत 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास जानने के लिए इतिहासकार किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं? अभिलेख। पहला, अभिलेख पत्थरों पर खुदवाए जाते थे जिनमें राजा के नाम, राजा की उपलब्धियां इत्यादि लिखी जाती थी, जिससे हमें यह पता चलता था कि किस शासक ने किस समय क्या कार्य किया है। ग्रंथ, रामायण, महाभारत हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं। आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, ऐसे ग्रंथों से हमें इतिहास, मतलब उस समय राजा का क्या प्रमुख कार्य होता था, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, कृषि में क्या परिवर्तन हो रहे थे, इन सभी विषयों पर। सिक्के थे, सिक्कों द्वारा व्यापार होता है जैसा हम सभी जानते हैं। सिक्के सोने, चांदी, तांबे इत्यादि के हो सकते थे। चित्र थे, चित्रकारियों का दौर भी चल रहा था उस समय। चित्रों से भी, क्योंकि चित्र अक्सर हम उन्हीं चीज़ों का बनाते हैं जिनसे हमारा सारोकार होता है, तो चित्र देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रचलन क्या था उस समय। मूर्तियाँ मिलती थीं, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में एक स्त्री की मूर्ति मिली है, तो उससे भी पता चलता है कि स्त्रियों को देवी के रूप में पूजा जाता था। इसके साथ साथ भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये इतिहास को जानने के कुछ स्रोत थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला गया, क्योंकि जो लिपियां थी उनका अर्थ निकालना काफ़ी कठिन होता था। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। यह दोनों लिपियां प्रारंभिक अभिलेखों तथा सिक्कों पर उद्धत थी। मतलब ये जो दोनों लिपियां थी, इन्हीं में प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलता है। अभिलेखों में भी इन्हीं लिपियों का प्रयोग किया गया है, सिक्कों में भी इन्हीं लिपियों का है। तो इस लिपि के अध्ययन के द्वारा हम उस समय का साहित्य अर्थात लिटरेचर जान सकते हैं, और लिटरेचर से ही हम उस समय प्रचलित राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा उनकी विशेषताओं और उनकी खामियों का अध्ययन कर सकते हैं। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। अधिकांश लिपियों और सिक्कों पर ध्यान दीजिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, उनमें प्रियदर्शी नाम से राजा को संबोधित किया जाता था। चूँकि उस समय अधिक अभिलेख अशोक ने उत्कीर्ण कराए थे, तो अशोक को हम एक प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। कुछ अभिलेखों पर अशोक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, मतलब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुछ अभिलेखों पर अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक माना जाता था, और अशोक भी लिखा था कई इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक इंस्क्रिप्शन है जिस पर प्रियदर्शी लिखा हुआ है,
ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि, ये सिक्के हैं, सिक्के उस समय का, और ये एक इंस्क्रिप्शन है यानी कि अभिलेख है जिसे आप देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन था, फेज था। क्यों परिवर्तनकारी माना जाता था? क्योंकि आरंभिक राज्यों का उदय हुआ था। जो अर्लीस्ट स्टेट थे वो उनका राइज हुआ था। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि भारत में पहला एम्पायर अशोक ने स्थापित किया था, माफ़ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो उन्होंने पहला एम्पायर स्थापित किया था। लोहे का बढ़ता प्रयोग इस समय, क्योंकि लोहे की खादानें थी मगध में और लोहे का बढ़ता प्रयोग होता था, लोहे के हल बनाए जाते थे, अन्य कई इंस्ट्रूमेंट्स में उसका यूज होता था। बौद्ध तथा जैन साहित्य, अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। बौद्ध और जैन साहित्य इसी दौरान हमारे जानने में आए थे, जब बुद्ध और महावीर ने नए प्रश्न उठाए थे। इसके साथ साथ सिक्कों का विकास हुआ था, जिससे व्यापार किया जाता था। 16 महाजनपदों का उल्लेख इसी काल में मिलता है। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन यानी कि कुल लोग अपना पैर रखता है, अर्थात बस जाता है। इसका प्रयोग प्राकृत व संस्कृत में मिलता है। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, ऐसे कौन से स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो पहला है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज एक यात्री था जो भारत आया था, है ना, और उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। ये मौर्य साम्राज्य के समय भारत आया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य है। बौद्ध साहित्यों में भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पौराणिक ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, संस्कृत के वाडामय हैं, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त साम्राज्य के बारे में अभिलेख हो, सिक्के, साहित्य, प्रशस्तियाँ किसी राजा के सम्मान में लिखा गया अभिवादन है। प्रयाग प्रशस्ति उस समय थी, समुद्रगुप्त हेतु प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो उसके 5 एपिक सेंटर थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और 4 प्रांत तक्षशिला, उज्जैनी, तेशाली और सुवर्णगिरी थे। हम आपके लिए एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यदि हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो राजधानी उसकी पाटलिपुत्र थी। उसके साथ साथ जो प्रांत प्रमुख थे उनमें तक्षशिला, उज्जैनी, तीसली और सुवर्णगिरी सम्मिलित हैं। मेगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों के उल्लेख किया गया है। मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है, उसने सैनिक गतिविधियों यानी कि जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उसके संदर्भ में एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है, जिनके कार्य नौसेना का यातायात और खान पान का तथा पैदल सैनिकों या अश्वरोहियों का तथा रथरोहियों का तथा हाथियों का संचालन करना था। देखिए उस समय सेना कितनी विकसित थी कि नौसेना का जिक्र हमें मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है, यानी कि 4th सेंचुरी BC में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल से माना जाता है, यानी कि फ्यूडलिज्म, किसान
व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत लगभग चौथी शताब्दी के आरंभ में माना जाता है। दक्षिण भारत में चेर और चोल, चेल और पांड्य जैसे समृद्ध और अस्थाई राज्यों का उदय इसी काल में माना जाता है, यानी कि 4th सेंचुरी BC में ही चोल, चेर और पांड्य नामक साम्राज्य दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं पैरेलल एट द सेम टाइम। यानी कि जिस समय भारत में गुप्त वंश का उदय हो रहा है उत्तर भारत में, उसी समय दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य नामक साम्राज्य हमें देखने को मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे की फाल वाले हलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस काल में अब लोहे का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया था। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मगध है उसके विकसित होने का एक कारण ये भी था कि वहाँ लोहे का प्रयोग होता था। क्योंकि लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग होता था तो भूमि को हम अधिक फर्टाइल बना सकते थे, और जब किसी भी एरिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी ख्याति निश्चित रूप से बढ़ेगी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन से विनिमय आसान हो गया। मतलब इस काल में 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी के बीच में, क्योंकि ट्रेड जो था वो कॉइन्स के थ्रू होता था, जिसके कारण व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई थी। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना, यानी कि समाज में उच्च स्थिति और अपने आप को आदर्शवादी दर्शाने के लिए शासक उस समय क्या करते थे कि अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ लेते थे, एसोसिएट करते थे। द्वितीय शताब्दी के कई नगरों से छोटे दमनात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें ट्रेड की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, धार्मिक गुरु, व्यापार आदि। मतलब ये सभी समुदाय हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और उस समय भी एग्जिस्ट करते थे। उत्पाद का और व्यापारियों के संघ श्रेणी का उल्लेख भी मिलता है, यानी कि व्यापारियों का जो संघ होता था उन्हें हम श्रेणियां कहते हैं। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदते थे, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देते थे। यानी कि अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो ये तो 13वीं शताब्दी में आया जब व्यापारी मतलब चीज़ों को खरीद कर बेचा करते थे, बट 6ठी शताब्दी में भी जो श्रेणी थे वो कच्चे माल को खरीदते थे, रॉ मटेरियल को, उसके बाद उससे तैयार माल बना करके बेचा जाता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला। मतलब नदी मार्ग, भूमार्ग का विस्तार हुआ, जिससे अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका जाया जा सकता था, पश्चिम एशिया तक पहुंचा जा सकता था, और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक जा सकते थे। मतलब ये कुछ रूट्स हैं। गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। यानी कि अगर हम गुप्त काल के अंतिम दिनों की बात करें तो सिक्कों में कमी आई थी, जो कि ये इशारा करता है कि उसका इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था गुप्त काल में। अभिलेख साक्ष्य इस काल के इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख जो है वो इस काल को समझने का सबसे प्रमुख स्रोत है। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राज्य का नाम, तिथि, संदेश आदि को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं क्या हैं? अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना। अभिलेखों पर हल्के अक्षर उत्कीर्ण होते हैं, जिससे उनको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अभिलेखों के टूट जाने से कुछ अक्षरों का लुप्त हो जाना, क्योंकि अभिलेख टूट जाते हैं तो उससे कुछ अक्षर लुप्त हो जाते हैं, जिससे हमें किसी भी चीज़ को डिकोड करने में काफ़ी
मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वास्तविक अर्थ ना निकाल पाना, अब मान लीजिए कोई अभिलेख टूट गया या हल्के अक्षरों में लिखा हुआ है तो उसका जो रियल मीनिंग है वो निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। भाषा समझना आना, लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज होती है। दैनिक प्रक्रियाओं व रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, यानी कि डे टू डे लाइफ कैसी थी किसी भी समय, मतलब ये जानकारी हमें नहीं मिलती वहाँ से, अभिलेखों से। प्रसतर मूर्तियाँ सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत काल के प्रमाण थे। वे मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। यानी कि मौर्य साम्राज्य की पहचान क्या है? प्रसतर है, मूर्तियां हैं, साहित्य है, उस समय पुरातत्व है, ये सभी चीज़ मिलकर के एक ग्लोरीफाइड मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। तो कुषाण वे शासक थे जिन्होंने पहली बार स्वयं को देवों के समान माना। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की, देवपुत्र के नाम से जाने जाते थे। संभवतः वह चीन के शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। उस समय जो चीन के शासक थे वो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, इसलिए कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र कहते थे। कुषाण शासकों के राज धर्म को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां हैं। कुषाण साम्राज्य के बारे में, कुषाणों के बारे में हमें सिक्कों और मूर्तियों से जानकारी मिलती है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जो कोई जन यानी कि लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। जहाँ पे कुल जनजाति अपना पांव रख दे या वहाँ पे बस जाए उसे हम जनपद कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। प्राकृत उस समय आम बोलचाल की भाषा थी और संस्कृत विद्वानों की भाषा हुआ करती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। लगभग यही वो काल था जब धर्मशास्त्रों की रचना हुई। इनमें शासक व समाज के अन्य वर्गों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। समाज किस प्रकार का होगा, किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था चलेगी, इसका जिक्र भी संस्कृत साहित्यों में हमें मिलता है। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था, एंसेस्टेरियल होता था सरदार का पद। उसके अधीन क्षेत्र को सरदारी कहा जाता था, यानी कि जिन क्षेत्रों पर सरदार लोग शासन करते थे उन्हें सरदारी कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। उसकी रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हरिसेन ने की थी, जो सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। जो हरिसेन थे वो सम्राट समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे और उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था। मौर्य काल में सुदर्शन झील का जो मतलब निर्माण है वो वहाँ के एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था। इसका ज्ञान हमें शासक रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से होता है। मतलब ये जानकारी कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था, ये हमें इसका ज्ञान जो है हमें वो शक शासक जो रुद्रदमन थे उनके पाषाण अभिलेख से होता है, यानी कि पाषाण अभिलेख के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है। गृहपति किसे कहा जाता था? घर का जो मुखिया होता था उसे हम गृहपति कहते थे। और घर में रहने वाली महिलाओं व बच्चों पर नियंत्रण करता था। जो गृहपति था वो महिलाओं और
बच्चों पर नियंत्रण स्थापित करता था। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है, यानी कि छोटे किसान और जमींदारों के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। वह घर का मुखिया भी होता था और घर की स्त्रियां तथा बच्चे उसके उसके अधीन थे। मुद्रा शास्त्र जो था वो सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही जन पर पाए जाने वाले चित्र, तिथि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण भी इनके अंतर्गत आता है। मतलब सिक्कों पर कौन से चित्र हैं, कौन सी धातु से निर्मित की गई है, इन सब के स्टडी को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे जो अभिलेख थे। अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता था। राजा ने कितना धन दिया है धार्मिक संस्थानों को, ये तो राजा जरूर ही उत्कीर्ण करवाएगा अभिलेखों पे, अपनी वाहवाही खुद जरूर करना चाहेगा। आगे चलते हैं। ये अस्थाई प्रमाण होते हैं, मतलब ये एक स्टेबल एविडेंस होते हैं, इनको मिटाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस होता है उसके स्टडी को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत यानी कि जनमानस की भाषा थी, भाषाओं में लिखे जाते थे, मतलब जो अधिकतर लिखित जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। तिथि ना मिलने पर इनका काल निर्धारण पूरा तिथि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता था, यानी कि अगर किसी अभिलेख पर तिथि नहीं लिखी है तो उस समय की लेखन शैली कैसी थी और पूरा लिपि उस समय की और जो लिपियां हैं वो किस प्रकार है, उनसे किससे मिलती जुलती है, तो उससे उनका समय निर्धारण किया जाता था। इन पर इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती थी। अभिलेखों पर कोई पर्टिकुलर अभिलेख कब लिखवाया गया है उसकी तिथि भी लिखी होती थी। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते थे जो इन्हें बनाते थे, मतलब जो अभिलेखों को बनाते थे। जैसे उदाहरण के लिए यदि सम्राट अशोक ने कोई अभिलेख बनाया है तो उसमें वो क्या लिखवाएंगे, अपनी उपलब्धियां लिखवाएंगे, वो क्या कार्य करते थे ये लिखवाएंगे, तथा उनके विचार क्या हैं वो भी। जैसे धम्म के विषय में हमें अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेख साक्ष्यों की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे तकनीकी सीमा है, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता था। हल्के अक्षरों को पढ़ पाना आज भी मुश्किल होता है, तो वो जो अक्षर थे वो चूँकि हल्के होते थे और उत्कीर्ण कराए जाते थे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था उसको डिकोड कर पाना। कभी कभी अभिलेख नष्ट भी हो जाते थे जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते थे। अभिलेख नष्ट होंगे तो अक्षर लुप्त हो ही जाएगा ना। शब्दों के वास्तविक अर्थ का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता था। कुछ किसी विशेष स्थान का समय से संबंधित है। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी तक सभी का अर्थ प्रकाशन या अनुवाद नहीं किया गया है। अभिलेख तो बहुत सारे निकाले गए हैं, खोजे गए हैं, कुछ को पढ़ा ही नहीं जा सका है, कुछ का प्रकाशन नहीं हुआ है। प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अक्षरों का वर्णन करते हैं। जरूरी नहीं है जिसे आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनाते हैं, यानी कि जो अभिलेख बनाएगा वो अपने विचारों को ही तो अभिलेख में लिखेगा। तो ये
सभी समाज का मतलब विचार नहीं था, ये केवल पर्टिकुलर राजा के विषय में पता चलता था। इनमें खेती की दैनिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दुख सुख का उल्लेख नहीं है, जो कि कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है। अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों का परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, यानी कि उस समय और कौन से विचार प्रचलित थे, उन्हीं विचारों के संदर्भ में जो हमें अभिलेखों पर विचार लिखे होते थे उसके संदर्भ में उनकी तुलना करनी होगी, ताकि अपनी अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अनेक अभिलेख जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, जो अभी उपलब्ध हैं, वह संभवतः अभिलेखों के अंश मात्र हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेज से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।